कि नहीं मालूम है। तो लेसन नंबर 14 का अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, पहला क्वेश्चन सब लोग बताओ कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल टपक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? हाँ, बादलों वाले। अरे भाई सोलर सेल की बात कर रहा है ना, तो आपका पहला का भी सही होगा। पहला का सही होगा बी, माने आप बादलों वाले दिनों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बादलों वाले दिनों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, सही होगा। चला जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा का मतलब गोबर गैस, लकड़ी के लकड़ी तो आपने डालवे करनी जाओ में सरल गला, गोबर भी डालते हैं, कोयला भी डालते हैं, नाभिकीय ऊर्जा होगा। तो दूसरा के उत्तर में क्या लिखेंगे? सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर आपका बाबू सही होगा। तीसरा आ जाओ, देखो तीसरा क्वेश्चन सब लोग, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः ऊर्जा स्रोत से व्युत्पन्न नहीं होता है? कौन ऊर्जा? पकड़ लो, नाभिकीय ऊर्जा होगा। माने भूत तापीय ऊर्जा का मतलब है कि सूरज के ताप धरती पर ना पड़ेला हो, तो गलती लग गया। चलो नाभिकीय ऊर्जा को लगाओ। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, तो सबको याद हुआ? तीनों क्वेश्चन के नहीं याद हुआ? बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और इनमें अंतर बताइए। जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना करना है, जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना। तो चलो आप लोग यहाँ पे लिख लो जीवाश्म ईंधन, चौथा का उत्तर है जीवाश्म ईंधन, और यहाँ पे लिख लो सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा। ये बताओ, पहला जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण होता है ना, और सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। लिखना ऐसा लिखना, इससे प्रदूषण होता है, इससे प्रदूषण होता है, और इससे प्रदूषण नहीं होता है। उससे प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, जो महंगा होता है, देखते हो बनाना पड़ता है भाई, उतना लेकर आना पड़ता है। यह सस्ता होता है, इससे खरीदना पड़ता है, इससे खरीदना पड़ता है, तब न बनेगा। यूरिया वगैरह खरीदता है ना, आई से यह मुक्त हो, माने यह मुक्त होता है। हाँ, वही मुक्त होता है या प्राकृतिक? उसको सूर्य कहता है क्या कैमरा के दो, तब हम तरह के दे ना 3 सेवा देता है, कहते ले जा बाला। और सुनी अपना लाइट चार्ज कर लो, रात में बैठ के पढ़ना। हाँ, हम लोग को भी देता है। सब मुक्त मुक्त प्राकृतिक रूप से। अरे पढ़ लो, फिर जिंदगी में दिन नहीं आएगा। सबका लिखा गया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5 के पास। पाँच पर आ जाओ, 5 पर देखो 5 नंबर है जैव मात्रा तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए, इनमें अंतर लिखना है। जैव मात्रा में और किसमें? जल विद्युत संयंत्र में। लिख लो जल्दी, सही को लिखो तो मिटाएं। लिखा गया सबका? कैसे इसमें भी खाना बना लो। और यहाँ पे लिख लो जय मात्रा
हाँ, यहाँ पे लिख लो जल विद्युत या वैद्युत या विद्युत या करंट या इलेक्ट्रिक, कोई अंतर नहीं। ये लिख लो जय मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, याद है ना? दोनों है। चलिए, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह भी लिख लेना कि यह भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यह भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा लिखना, इसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। लिख लेना कि जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा, जैव मात्रा जानते हैं ना, गोबर गैस, जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, निहित होती है। इसमें लिखना, इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। चलो याद करो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिटा दे इसको। जानते हैं ना, रासायनिक ऊर्जा रहता है, फिर आप उसमें जो भी यंत्र चलाना होता है जोड़ देते हैं। एक बार जरूर लिख लेना कि याद हो जाएगा बाबू, ध्यान से। तुम तो लिख लिए हो तब का ठंडी न चवनी, हमारा दारू चाहिए पापा, हमारा दारू चाहिए। तीसरा आ जाओ, करा जय मात्रा के उपयोग से वातावरण प्रदूषण होता है, इससे वातावरण प्रदूषण होता है, इससे वातावरण प्रदूषण नहीं होता है, इससे वातावरण प्रदूषण नहीं होता है। चौथा, सब लोग के याद आवे हो जाना चाहिए, कल ये दिया जाएगा क्वेश्चन। इससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न नहीं होता है। पारिस्थितिकी माने जानते हैं ना, मनुष्य और वातावरण के बीच में कौन संबंध है, उसी को। इसमें वातावरण प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा ना, इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। चलो चौथा लिखना, इसके प्रयोग से पारिस्थितिकी असंतुलन नहीं होता है। क्या कह रही है? पारिस्थितिकी का मतलब कि तारा और जौन सूर्य बा, चाहे हवा बा, चाहे जल बा, जौन संबंध बा, ओकरे के पारिस्थितिकी कहा जाता है। माने जीवधारी और जो वातावरण में जितने भी जैव घटक हैं, अजैव घटक हैं, जो बीच में संबंध होता है, उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। सूरज नहीं तो जी जाएगा का, जल नहीं रहेगा तो जी जाएंगे का, हवा नहीं रहेगा तो जी जाएंगे का, तो ओकरा के पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें लिख लेना, इसके प्रयोग से पारिस्थितिकी निकलवा, इसके प्रयोग से पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। याद हुआ सबका कि नहीं? अजय एकदम याद कर लिए बाबू। पांचवा आ जा, पांचवा आ जाए के एक बार नोट कर लोगे तो याद हो जाए। चलो, जय मात्रा सस्ता होता है, जल विद्युत महंगा होता है। तो 1 लीटर जल खरीदे जाए तो 20 रुपया मिलता। यह सस्ता होता है, यह महंगा होता है। देख लो जल्दी से जल्दी से आकिब नोट कर ले बाबू। अगला क्वेश्चन आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 से मिटा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से
बायोलॉजी तुम लोग को कल चलेगा आपका क्लास शाम के समय। बायोलॉजी और लड़का एक मैथ का पेपर दिया, वो दोनों साल होगा। कल बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, कल आपको 3 घंटा पढ़ाना है, ठीक है ना। इसमें बायोलॉजी आपको पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कोई अनुपस्थित नहीं रहेगा, तभी आपकी जानकारी होगा। अभी नहीं लड़का बता रहा था, आज नहीं कल। हाँ चल आगे बढ़ा। निम्नलिखित में जो ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखना है बाबू भाई, ऊर्जा के सीमाएं लिखना है। या तुम लोग खुद लिख सकते हो, खाली समझा देते हैं। पहला में डाला पवन, दूसरा लिखा है तरंगे, तीसरा लिखा गया है ज्वार भाटा। सब तुम लोग लिखे होगे बाबू, खाली समझ लो। हम आपको कहे थे कि पवन से पवन चक्की चलाया जाता है। बाबू सुनो, देखो समझो, ध्यान से तनी पढ़ो। मन बार बार कहनी, अब बताओ हम कहें तब तू पढ़ बोलोगी। भाई पवन है, आप पढ़े होंगे कि पवन से पवन चक्की चलाया जाता है। आप पवन चक्की जब नाचता है तो गतिज ऊर्जा कौन ऊर्जा बदल देता है? विद्युत ऊर्जा। अभी मैं कहा था कि पवन चक्की के या पवन ऊर्जा की क्या सीमाएं होती है, तो मैंने कहा था कि हर जगह पवन उपस्थित नहीं रहता। हर जगह पवन ये क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहा है क्या तुम? हाथ ऊपर कर, खड़ा हो गए, का गिरे था नीचे। चलो तो क्या हो गया आपका? पवन ऊर्जा हर जगह, माने पवन हर जगह उत्पन्न नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। केवल निश्चित स्थान पर ही क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। तो बताइए, पवन चक्की का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं? तो ये सीमा में ही लिखा जाएगा कि सर पवन जो पवनें होती है हर जगह उत्पन्न नहीं हो सकती है, कुछ विशिष्ट जगह पर उत्पन्न होती है। जैसे भारत में तमिलनाडु में ज़्यादा उत्पन्न होती है, पहाड़ी इलाकों में उत्पन्न होती है। और दूसरा का ही बात है कि पवन का रफ्तार 15 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। बात समझे ना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी पवन चक्की नाच पाएगा। और धीरे धीरे बहुत अब पछुआ था कहाँ नहीं, काबड़ा जब उड़ता नहीं तो कैसे होगा। तरंगे भी आप पढ़े थे कि समुद्र जो होता है, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है, और तरंगे जाके टरबाइन से टकराती है, और टरबाइन तेजी से नाचता है। और जब टरबाइन तेजी से नाचता है तो कौन ऊर्जा प्राप्त होता है? विद्युत। तय सीमा लिखे के बाद तो सीमा में लिखा सकेला कि हर जगह तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती है, कुछ विशिष्ट जगह पर ही तरंगे उत्पन्न होती है। और जब कुछ विशेष जगह पर तरंगे उत्पन्न होती है, वहीं पर टरबाइन लगाते हैं। और टरबाइन आप लगा दें तो बहुत बार ऐसा होता है कि तरंगे उत्पन्न होते ही नहीं है, तो टरबाइन नहीं नाचेगा, तो वहाँ भी तरंगे से ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ज्वार भाटा के नाम सुने होंगे आप। अब हर जगह हर समय तो ज्वार भाटा आता नहीं है, टरबाइन लगा दिया गया, ज्वार भाटा आया, उससे तरंगे उत्पन्न हुई, जाके टकराई। तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक महीना तक ज्वार भाटा आता ही नहीं है, तो टरबाइन नाचता ही नहीं। तो ये सब सीमाएँ होती है, ये लिखा जाएगा। माने कौन कौन कमी होला, कमी के लिख देना, आपको सब लिख देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आओ सब लिख लोगे इसको। सुनो, ऊर्जा का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों के आधार पर कीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय कल ही पढ़े थे यार आप लोग। तो ऊर्जा के ऐसा स्रोत जिसको हम लोग प्रयोग भी करते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, याद है ना? क्या कहोगे नवीकरणीय में? जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग भी करते हैं और पुनः प्राप्त भी कर लेते हैं, तो इसे ऊर्जा का क्या कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत। ना बता भी क्या मर्द है? अरे सूर्य ऊर्जा बता सकते हो, विद्युत ऊर्जा बता सकते हो, बायोगैस बता सकते हो, पवन ऊर्जा बता सकते हो, तरंग ऊर्जा बता सकते हो, ज्वार भाटा ऊर्जा बता सकते हो, बता सकते हैं ना सब। ए प्रदीप ना बता बेबे। आलोक, अनवीकरणीय स्रोत तो तुमको मालूम होगा कि ऊर्जा के वो स्रोत जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे ऊर्जा का क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। कोयला हो जाएगा, मिट्टी का तेल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, लिखा जाएगा सबसे। अच्छा कल क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे? हाँ बहुत बच्चे होते हैं। देखो एक और दिया, समाप्य तथा अक्षय ऊर्जा। ए बाबू समाप्य, समाप्य बात समझ रहे हो? समाप्य लिखला बारे को असमाप्य ऊर्जा कहता।
तो देखो ध्यान से सब लोग, समाप्य का मतलब कि ऐसे ऊर्जा जो समाप्त हो जाएगा। समाप्त का मतलब क्या भाई? अरे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। सब लोग याद करो, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्त हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाप्य ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हो, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी कहते। आगे बढ़ो। एक होला असमाप्य ऊर्जा, तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा तो उसी को क्या कहते हैं, असमाप्य ऊर्जा। सूर्य हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, पवन चक्की, सब लिख सकते हैं। अच्छा इसी का जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी अक्षय कुमार का आप नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा नाम है, अक्षय बहुत नाम है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ एक नाम है बच्चा गिरी, का गिरी, ये भी नाम बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा के, अच्छा एक और प्रश्न आया, प्रश्न नंबर 8 है बाबू, सब लोग बताएंगे। मुस्तफा तुमको बताना है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होना चाहिए। माने ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। पहले कि उससे वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उससे वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दूसरा कि सस्ता होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होना चाहिए। लिखा जाएगा, लिख लोगे सब लोग। कब प्रश्न पूछेंगे आदर्श ऊर्जा के क्या स्रोत होता है, बता दोगे सब लोग। आगे बढ़ो, सुनो। कह रहा है कि सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ है, क्या हानियां है। क्या ऐसे भी क्षेत्र में जहाँ कुकरों की सीमित उपयोगिता है। सोलर कुकर का लाभ क्या है, लाभ ये है कि इससे वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा होता है कि इससे एक बार में कई प्रकार के भोजन बना सकते हैं, 4 प्रकार के माने व्यंजन माने भोजन बना सकते हैं। आय सस्ता होता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब तो मान लीजिए सरकार का नियम ही है, सुनो ध्यान से, कि अगर आप 1 केजी का अगर बैटरी माने 1 केजी वाला अगर बैठाते हैं सोलर से तो लगभग 30,000 रुपया पड़ रहा है। केबी नहीं, केजी होता है। अब ओकरा बाद से वह केबी कह, केजी कह, जौन भी कह, अगर तू 5 केबी का बैठा लेता रह तो कम से कम 60 को पंखा चला सकेला, लेकिन 1.5 लाख रुपया लगेगा, ठीक बा। तो हम लोग कोशिश करें स्कूलिया में वही बैठाने के लिए। बहुत बिजली की बिल आ रहा है, 1 महीने में 5,000 रुपया आ रहा है। अब पंखा उनका नहीं चलेगा। अरे ठंडी बात, गर्मी आई हो, हाँ लड़का वाले तो लेंगे, लड़का वाले कब न कब बाप बनबा लोगी, है तो 100 रुपये से लाभ लिखा जाये। हानि का बा, जब ठंडा का मौसम आ गया या बादल आ गए तो इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा मान लो प्रिंस तार करे 1000 के मान लो सोलर कुकर आ गई, आज जब बादले ना हटी तो केंगा तारा में खाना बटी, बोलो खाना केंगा बनेगा, नहीं बन पाएगा, तो ये हानि हो जाएगा। आगे बढ़ो, सुनो। ऊर्जा के बढ़ती मांग को पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा के खपत को कम करने के उपाय लिखिए। देखो जनसंख्या पहले कितना, इतना गाड़ी हो गई है, रोड पर आप चलिए इतने ज़्यादा गाड़ी हो गई, सरकार को गाड़ी बंद कर देना चाहिए। 20 साल तक गाड़ी बंद कर देना चाहिए कि आपको दहेज में ना मिले, जब आपका शादी है तब खोलना चाहिए उसको, समझे। माने 20 साल तक गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। माने गाड़ी चल रही है, माने नया गाड़ी कोई नहीं खरीदे इसके लिए, मां समझ रहे हो। तो लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ने से ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है ना। पहले एक घर में एक ही मोटरसाइकिल था, 5-5 मोटरसाइकिल है ना, दहेज नहीं खरीदा गया है, समझ रहे बात को। चलो तो अब बताओ तुम लोग ध्यान से कि ऊर्जा के बढ़ते हुए मांग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सोलर सेल का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पवन चक्की का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। बता दो सब लोग। तो ऊर्जा के बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिए सोलर सेल का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ लिखा सकता है आपका, खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें हम 20 को प्रश्न देते हैं, लिख कर लेकर के आइएगा अपने तरफ से। 20 को 20 को लिख।